जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे जीडीपी के 30 प्रश्न जो जनवरी 2024 में चल रहा है। बारी वाइज देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। मतलब कि इंटरनल मोटिवेशनल के लिए कौन सा है जो सही अभिप्रेरणा करेगा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जो अंदर से क्या हो, जागरूक हो, इच्छुक हो, है ना। अंदर से पढ़ने के लिए क्या हो, जागरूक हो, इच्छुक हो। कोई भी चीज आपको अंदर से आया, आपको अंदर से करने की इच्छा जगा, उससे क्या बोला, आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी आंतरिक मतलब अंदर, अभिप्रेरणा मतलब क्या हो गया, है ना, जागना, जागृत होना। तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, आप खुद से किए में आनंद आया, ये क्या हो गया, देखिए क्या है। अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, यानी एक दूसरे से आपको प्रतिस्पर्धा से आया, तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बोला जाएगा। आंतरिक मतलब जो खुद से क्या हो, खुद से। अगर आप कोई काम को करते हैं और वो काम खुद से किया, वह काम अच्छा रहा, क्या मेरे द्वारा किया गया काम क्या हो गया, सफल हुआ, तो अंदर से प्रेरित हुई, हाँ अपन फिर से यही काम को इससे और अच्छा करेंगे। तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है, अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आता है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, मतलब बाहरी पुरस्कार जीतने के लिए, मान लीजिए कोई कंपटीशन को जीतना है, कोई गेम को जीतना है, उस पुरस्कार से आता है, उससे बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं, ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। आप उस गेम को जीतने के लिए मेहनत किए हैं, उस पुरस्कार को पाने के लिए आप मेहनत किए, ना कि आपको अंदर से कुछ इच्छा था कि हमको करना है ना, मतलब जबरदस्ती किए हैं, मतलब कुछ पाने के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत ना किए हैं अभिप्रेरणा के रूप में। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, सब गलत बात है, तो क्या होगा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, खुद से आती है, अपने आप से आती है, यही हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। कहा कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्न है और बदले जा सकते हैं। अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसको क्या हुआ, परिवर्तन किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, ये आपको कहा रहा है कोहलबर्ग के द्वारा। कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर, जो काम कर रहा है उसके वो रिजल्ट के आधार पर, परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से, है ना, जो काम कर रहा है उसको परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्न है और बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल चरण में होता है, उसका भी क्या है, चरण है ना, लेवल है, उम्र के अनुसार भी बांटा गया है ना, और लेवल और अवस्था में बांटा गया है। 3 लेवल दिया गया है, तीनों के, एक के 2 है, 3 6 हो गया, अवस्था हो गया। बिल्कुल दोनों को दोनों बात सही है, कथन भी सही है और कारक भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी के समावेशन के लिए, अगर कोई बच्चा वंचित वर्ग से आता है, उसको आप समावेशी मुख्यधारा में शिक्षा देना चाहते हैं, मुख्यधारा में उसको जोड़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, है ना, तो पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, अलगाव लग गया निगेटिव हो गया। सी ऑप्शन है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। समान क्षमता, है ना, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बोलिए कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर कौन होगा जो इस प्रश्न को सही करेगा, तो बताइए, है ना। तो पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करेगा और प्रोत्साहित, गलत बात, रूढ़ी लग गया, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं, क्या होगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना, है ना, अनेकों प्रकार के परंपराओं को क्या करना है, जागरूक करना है, उसके प्रति संवेदनशील को बढ़ावा देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब।
नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कराए फिर अभिकथन और कारण है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। सही बात है, इसमें नो डाउट। अब है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करता है। देखिए, पैटर्न बनाना है ना, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ना, मतलब पिछले ज्ञान को नए ज्ञान में क्या करना, जोड़ना, बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही, यानी ए भी सही है, आर भी सही है। ए आर की सही व्याख्या करती है, यानी आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, निगेटिव हो गया। ए सत्य है, आर गलत है, गलत बात है। ए और आर दोनों गलत है, गलत बात है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? विकास की किस पहलू में तर्क चिंतन, देखिए विकास की किस, डेवलपमेंट के किस पहलू में तर्क करना है, रीजनिंग, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? इसमें गतिक विकास में कीजिएगा, फिजिकल डोमेन में कीजिएगा, है ना, कि कॉग्निटिव डोमेन में कीजिएगा, कि मोरल यानी नैतिक में कीजिएगा, कि सोशल में कीजिएगा, है ना। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो बताइए किस में होगा? तो तर्क कर रहे हैं आप, चिंतन कर रहे हैं, ये सब कहाँ होगा बताइए? ये सब संज्ञानात्मक विकास में होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब इस प्रश्न के हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि कितने दिए भाई? 8 प्रकार के प्रूफ। कितना दिए? 8 प्रकार के दिए गार्डनर साहब ने। वही बोल रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें से कौन सा है जो सेट किया हुआ है, जो उसके सही करता है, आपको बताना है। आइए, पहला है कि तार्किक गणितीय। तो तार्किक गणितीय कौन करेगा? जो गणित में तेज होगा, तर्क में तेज होगा, वही नहीं कर सकता है। संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, हाँ संगीत में तो उसमें आप प्रदर्शन कीजिएगा, रचना कीजिएगा। पूछ कर रहा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण, नहीं वातावरण की सराहना करने के कौशल। प्राकृतिक स्थानिक मैंने देखिए, स्थानिक में मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार होता है। तो ये यहाँ बोल रहा है कि नेचुरल प्राकृतिक वाला बोल रहा है, ये नहीं होगा। अंतर व्यक्तिक यानी दूसरे खुद को दूसरे को बारे में होता नहीं, दूसरा वाला नहीं, तो क्या हो जाएगा? दूसरे को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, नहीं, ये नहीं होगा, है ना। कौन हो जाएगा बताइए? संगीतमय यानी प्रदर्शन या रचने करने का कौशल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी देख लीजिए सब गलत है। तार्किक गणितीय में गणित वाला होगा, स्थानिक में मूर्तिकार होगा, है ना। सर्जन भी स्थानिक में आता है, सर्जन भी स्थानिक में, मूर्तिकार भी है। अंतर व्यक्तिक वाला हो गया दूसरे को समझने और उनके साथ, नहीं खुद के, है ना, खुद के, है ना, इंटरनल, है ना, इंटर। चलिए आगे नेक्स्ट। ये होता है इंट्रा पर्सन, इंटर पर्सन। इंट्रा मतलब क्या होता है? इंटर मतलब होता है दूसरे के प्रति, है ना, दूसरे के। तो यहाँ इंटर पर्सन होगा दूसरे को समझने का, इंट्रा मतलब खुद को समझना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास करना है तो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार संसाधित होता है? बनाइए। कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा का प्रयोग पर जोर देता है और उसे लागू करता है। जब शिक्षक बच्चे की मातृभाषा की अवहेलना लग गया, है ना, उसको आप हटा रहे हैं, उसको नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तो उपेक्षा करता है, नेगेटिव है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करता है, चलिए देखते हैं। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण को उपयोग करता है, बताइए कौन होगा? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस वस्तु को क्या करता है, वो यूज करता है, तो क्या होगा, है ना, इसको बताया जाए। हालांकि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर, नहीं औपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक लगाइएगा तो ये सही हो सकता है ना। अनौपचारिक को अर्जन किया जाता है, लेकिन औपचारिक भाषा को सीखने के लिए आपको ट्यूशन,
वो शिक्षक इस सब की आवश्यकता होती है। अनौपचारिक भाषा आपकी मातृभाषा से, वातावरण के इस सब से प्राप्त किया जा सकता है ना। खुद नेचुरल है, प्रकृति में है, खुद अपने आप सीखा जाता है, मतलब अपने आप आ जाता है। नहीं होगा बजाय लग जाए, नहीं होगा है ना, जब शिक्षक माध्यम अभिलना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को प्री ऑपरेशनल से कहां करती है, अलग करती है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट से हाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या करती है, अलग करती है, अलगाव करती है। तो क्या है भाई, विकेंद्रन है कि परिकल्पित इतर होगा नहीं कि और ऊपर होता है, वस्तु अस्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय, ये सब 0 से क्या होता है 2 साल का होता है। तो क्या होगा, विकेंद्रन है। बचा क्या है बोलिए, विकेंद्रन, यानी आप कर रहे हैं जीन प्याजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी है ना क्षमता है ना, क्षमता मूर्त संख्यात्मक सोच को पूर्व संख्यात्मक सोच से अलग करती है। तो क्या होगा, विकेंद्रन। क्या होगा, विकेंद्रन, यानी आप केंद्र से कहां जा रहे हैं, विकेंद्रन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, निगेटिव पूछा है, गौर कीजिएगा। समावेशी इंक्लूसिव है ना एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन करता है। यहाँ तक तो कुछ सही लग रहा है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। अच्छा, ये भी सही बात है, सही नहीं है, निगेटिव तो पूछा है। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी कक्षा केंद्र होता है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो क्या हो, बहिष्कृत ना करे, है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको यूज नहीं होगा, है ना, उस शिक्षण व्यवस्था में नहीं लगाया जा सकता है। तो बताइए कौन सा होगा, बताइए, है ना। तो बोला कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही, इसी के आसपास ही समावेशन किया जाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत है, पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका प्रश्न। जैसे बात सब पॉजिटिव ऑप्शन है, दिख रहा है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन में, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से इससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना। आइए, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। नहीं, आप सफलता के लिए बाहरी आरोपण, आप सफल हो गए, बाहरी आरोप लगा रहे हैं, है ना, किसी और पर मान लीजिए लगा रहे हैं, और सफल हो गए तो कोई हम खुद से फेल हो गए। देखते हैं क्या है, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, मतलब दोनों पर छोड़ रहे हैं। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक और असफलता के लिए बाहरी। तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत को निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। लगातार कोशिश करेगा तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। कि किससे है तो बताइए कि किससे होगा भाई। तो असफलता और सफलता के लिए क्या होना चाहिए, है ना, मतलब असफलता और सफलता के लिए दोनों के क्या होना चाहिए बोलिए, दोनों के लिए आंतरिक आरोपण क्या होना चाहिए बोलिए, खुद को, यानी खुद के लिए आरोपण करना चाहिए। कि आप क्या हो जाए लगातार जगह तो सफल बन सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन करना है तो लगातार कोशिश करना होगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। निगेटिव बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो अधिगम का तात्पर्य है पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। ये तो सही बात है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से नहीं होगा, वो आपसे पूछ रहा है ना। चलिए, कौन होगा, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम से उससे है, ठीक है, पुनर्गठन से होता है। अधिगम सामाजिक क्रिया से होता है, ये सब सही बात है ना, ये सही है। तो गलत कौन है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, उत्पाद नहीं है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय अनुज अपने दोस्तों से कहता है
कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। मतलब भारी भरकम काम है तो लड़का करेगा, हल्का काम है तो ये लड़की करेगी, ठीक है, ऐसा बोल रहा। क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करती है? यह जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, यह जेंडर रूढ़िबद्धता है। आपको समझ गए ना कि लड़की है तो हल्का काम करो, घर का काम करो, लड़का है तो भारी काम करो, बाहर का काम करो, ये सब क्या है? जेंडर रूढ़िवादी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही सब बात, बाकी कुछ नहीं है। ये 13 नंबर क्वेश्चन में, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय, याद रखेगा, सूक्ष्म पेशीय, सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर स्किल, क्या होगा? फाइन, है ना, मोटर स्किल, है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म पेशीय, है ना, सूक्ष्म पेशीय, गौर कीजिए, सूक्ष्म पेशीय से पहले, है ना, सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है? विकास शीर्षगामी है कि समीपस्थ दूराभिमुखी है, रेखीय है कि अराजक? तो ये क्या है? तो विकास क्या है? विकास कहने का मतलब है विकास के क्रम में, विकास के क्रम में बच्चा क्या करता है? सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले, मतलब बच्चा छोटा छोटा शरीर के भाग को, छोटा छोटा मांसपेशी का यूज करने से पहले बड़ा अंग का यूज करता है। तो बच्चा जब खड़ा हुआ पैर पे, उससे पहले वो क्या करता है? माथा के भरे, शरीर के भरे, इससे होता है ना, चलता है ना, गिरता है, संभलता है, तो उसी बोल रहा है। तो ये क्या है? शीर्षगामी है, यानी सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की, शीर्षगामी यानी शीर्षगामी, याद रखिए। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है ना। चलिए, बोला कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशेष विशेषता कौन सी है? ठीक है, पठन वैकल्य है भाई, पठन वैकल्य की एक विशेष विशेषता कौन सी है? भावनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, पठन में यानी स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, रचनात्मक समझ में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। निम्नलिखित में से अच्छा पढ़ेगा, है ना, तो ध्वनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ध्वनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, आइए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी पुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना लग गया करने में सहायक होता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? इसमें से किसमें रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो रचनात्मक मूल्यांकन कौन नहीं है? तो आइए, सही है ना, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने वाला, यही हो गया। निगेटिव पूछा है, निगेटिव ऑप्शन हो गया, बाद बाकी सब पॉजिटिव है। अब है कथन कारण क्या, देखिए विद्यार्थी पाठ्यक्रम को, है ना, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है जो होगा, तो विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही बात है ना। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना चाहिए, यानी जो आप विद्यालय पाठ्यक्रम को लाइएगा तो उसको क्या, विद्यार्थी के अनुसार, किसके, विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान मिलेगा और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल दोनों के दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी। 17 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करेगा?
मतलब गंभीर रूप से सोचने समझने जानकारी के लिए करना होगा। तो इसमें कौन सा प्रश्न जो ऑप्शन है जिसमें गंभीर सोचा जा सकता है, इसमें सोचने में क्या हो, संरचनात्मक चिंतन की आवश्यकता हो, तो पढ़िए। ये प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय से पूछा जाता है, मतलब जिसमें बहुत सारा ओपन एंडेड हो। वे प्रश्न जो पाठ के मान्य करने के उदाहरण के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो शब्द के सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ की सारांश को मांगते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। यही ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि बोला कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करेगा। तो कैसे करेगा भाई, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय से पूछते हैं, है ना, ये होगा ऑप्शन। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो 21 में है भाई, तो जैसे को तैसा, है ना, जैसे को तैसा, तो किस में आ जाएगा, तो पहले स्तर के, है ना, यानी फर्स्ट लेवल के, है ना, सेकेंड स्टेज में आएगा। फर्स्ट लेवल के सेकेंड यानी पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर के पहला चरण में दंड और आज्ञा पालन, पहले स्तर के दूसरे चरण में जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, है ना। तो वही वाला बात बोला है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित है ना, और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ को क्या करते हैं, लाभ देखते हैं। तो हो गया, बदला लीजिएगा तो बदला लीजिएगा, बस अपना लाभ होना चाहिए। आगे, बाध्यता एक स्थिति है, डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। कि अक्षमता यानी इफिशिएंसी, मैं इसमें इफिशिएंसी यानी अक्षमता, तो ये आपको कार्यात्मक है, क्रिया है, क्या है बोलिए, क्रिया, मतलब दूसरा स्थान पे कार्यात्मक होगा। ये बात को आप समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब बाध्यता क्या है, तो ये जैविकल है, बायोलॉजिकल है, हो गया, है ना। तो जैविक हो गया और बायोलॉजिकल, वहाँ फल दिया कार्यात्मक दिया है, बाद में जैविक दिया, नहीं होगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक से नहीं होगा, ऐसा नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावना दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं संज्ञान को हम प्रभावित करती है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं। वही संवेग और संज्ञान क्या है, वही बात ना पूछ के इस प्रकार से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। बस वो बताइए कौन सा है, एक दूसरे से स्वतंत्र है कि अलग है कि क्या है, तो पारस्परिक है, एक दूसरे से भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर क्या है, पारस्परिक रूप से निर्भर रहते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे क्या अंतर केंद्रित है ना, अंतर संबंधित है, बात समझे ना, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आइए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देगा। इसमें से कौन सा कारक है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देगा, है ना। समस्या समाधान को तो निष्क्रिय लग गया, नहीं होगा। प्रतिक्रिया सेट, है ना, क्रियात्मक स्थिरता, है ना, क्या होगा, अपसारी चिंतन, क्या होगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा प्रश्न के सही जवाब, अपसारी चिंतन हो जाएगा प्रश्न के सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान को निष्क्रिय होगा क्या, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, है ना। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ये सब गलत बात है, मानकीकृत परीक्षण ये सब निगेटिव बात है। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, तो बताइए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित होना चाहिए और सार्वभौमिक होनी चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाद बाकी सब निगेटिव हट गया।
आइए 23 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है ना। बच्चे के द्वारा अलग अलग संस्कृति में अलग अलग अनुभव किया जा सकता है ना। बच्चे का विकास सार्वभौमिक है, कुछ हद तक सार्वभौमिक है, तो डायरेक्ट लिख दिया कि बच्चे का विकास सार्वभौमिक है, ये बात गलत है। तो ए सत्य है लेकिन आर क्या है, गलत है। ए सत्य है और कुछ सीमा तक क्या है, सार्वभौमिक, मतलब कंटिन्यू नहीं है। तो हो गया कि विकास, बच्चे का विकास सार्वभौमिक है, वो गलत बात हो गया। ए सत्य है, आर गलत है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, ये होगा क्या। शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप लग गया, गलती हो गया। प्रत्याहार और दोहराव चिंतन इसे लग गया, गलती हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह व्यापक और सामान्य है, यह व्यापक और सामान्य है, यह सामयिक और विशिष्ट है, यह केवल लग गया, गलत हो गया। यह केवल कार्यों के अंत में ही दी जाती है, इसलिए केवल ये सब लग गया, क्या हो गया, ओनली ये सब होता है ना, ये सब क्या, सिर्फ ये सब गलत होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो बताइए। तो यह, हाँ जैसे समान से विशिष्ट ऐसे ना, यह सामयिक मतलब समान से क्या होता है ना, समान से विशिष्ट होता है, वही बात को ऐसे लिख दिया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। वह व्यापक और समान नहीं, बड़ा से छोटा व्यापक और समान होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में स्वयं नियमन के लिए महत्व, स्वयं से बात करना निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया। आगे इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। सदाई से अपसारी चिंतन डैश, जबकि अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन है ना, इस क्या है ना इसमें, और अभिसारी क्या है, तो अपसारी और अभिसारी अब जानिए क्या है। तो एक सही समाधान पर स्थिर है, क्या अपसारी ऐसा होगा कि एक ही समाधान पर अनेक समाधान हो सकता है, अपसारी में अनेक समाधान हो सकता है ना। अभिसारी में न एक समान हुआ, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। गणितीय का देगा या मौखिक का देगा, नहीं मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमता को बढ़ावा देता है ना। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित। हाँ ये अब देखिए, अब हमारा कहने का मतलब है कि ऑप्शन यहाँ पे आप छाटिए, हम तो एक ए ऑप्शन छाट दिए, हमने ए ऑप्शन को क्या किया, छाट दिया, लेकिन आप बी में देखिए गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमता, क्या मतलब, क्या जरूरी है कि अब सारे चिंतन सिर्फ गणितीय क्षमता को देगा, और वो तो विषय के मतलब क्षमताओं में दे सकता है मदद, सिर्फ गणित के क्यों देगा भाई। मौखिक क्षमता को बढ़ावा, फिर गणित लगा दिया, इसलिए भी गलत हो गया, किसी एक पर नहीं जाना है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, अपसारी में एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, खुला है ना, खुला ओपन एंडेड हो सकते हैं, बात को समझे ना। एक ही समाधान, अभिसारी मतलब फिक्स है, उसका समाधान क्या है, एक ही होगा, एक ही हल होगा, वो अभिसारी हो गया। अपसारी मतलब अनेकों प्रकार से सोचा जा सकता है, उसका अनेक हल खोजा जा सकता है। आइए नेक्स्ट 28 नंबर, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद और कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे के ने तर्क दिया है, मतलब वो जीववादी समझिए कि बच्चा को अगर कोई बेंच से, पलंग से, है ना, कुर्सी से, अगर किसी भी प्रकार से जो सजीव निर्जीव में वो अंतर नहीं कर पाता है, उस चोट लगता है तो लगता है कि मेरा इस चोट लगने का वजह क्या है, यही है, इसी को पनिशमेंट दिया जाए, इसी को सजा दीजिएगा तो बच्चा को राहत मिलेगा। उसे सोच रहा है कि हम आउट हुए, उसका पूरा कारण क्या है, रसरी है, ना कि वो खेल के नियम को समझ नहीं रहा है क्या है क्या नहीं। आइए, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व चलन अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो कौन सा होगा भाई, तो इसको देखा जाए कौन सा ऑप्शन होगा। आइए कौन होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज है जी। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने का आउट होने के बाद और कहती है, क्या कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया, तो हो गया क्या, पूर्व चलन अवस्था, क्या हो गया, पूर्व चलन अवस्था, मूर्त नहीं होगा, है ना, इधर नहीं होगा, है ना।
क्या है पूर्व चरण अवस्था। 29 नंबर समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है ना। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, है ना। पहला कहते हैं कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है, समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या कहता है उसको समझिए, है ना। तो कहता है कि विकास सिर से पांव तक होता है। शीर्षगामी ने कहता है जी, इठो ने कहता है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए मतलब कह रहा है कि तेजी से होगा क्योंकि यह अवधि क्या है, फिक्स है ना। मतलब यही अवधि है जो भाषा विकास में तेजी से होगा, आगे नहीं होगा क्या, ये बात बोल रहा है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, बिल्कुल से बात है। अंग क्या होते हैं, हाथों और पैरों की तुलना में क्या होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अलम्ब है ना, स्कैफोल्डिंग के उदाहरण। अलम्ब मतलब क्या होता है, पार, है ना, यानी उसको सहायता देना, अलम्ब कहते हैं सहायता देना, यानी स्कैफोल्डिंग कर दिया, उसको तत्कालिक मदद कर दिया, क्षणिक मदद कर दिया, है ना। इसका सिद्धांत वाइगोत्स्की में है ना। तो क्या होगा भाई, बोलकर सोचो, बोलकर सोचो, क्या इसमें अलम्ब मिल सकता है, नहीं। संकेत और इशारा, बिल्कुल। पार या ढांचा मिल सकता है। प्रश्न करना, आधा हल किया हुआ उदाहरण रटकर दोहराव। रटकर दोहराव मतलब निगेटिव जब बाद जाके सब इसमें अलम्ब में आएगा। तो ए बी सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। अब अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बाय, टेक केयर।